वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है द राइजिंग ऑफ द शील्ड के सीजन 3 का एपिसोड 3 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे। द राइजिंग ऑफ द शील्ड के सीजन 3 का एपिसोड 3 में जहाँ कहानी की शुरुआत होती है उस बच्चे से जो एक स्लेव ही होता है, जो बाहर गया था मैच लड़ने की परमिशन को लेकर, जिसके बदले उसको एक भारी कट देना पड़ता है उन लोगों को। और जिसके बाद वो मिलता है अपनी बहन से और उसको दवाई देता है और साथ ही कुछ खाना भी, जहाँ उसकी हालत काफ़ी नाजुक होती है क्योंकि उसका भाई रात को जाग कर उसकी सांसें चेक करता है कि कहीं वो मारी ना गई हो, और खुश होता है कि वो जिंदा है अभी भी। पर वैसे आसपास चल रही बातें वो सुन पाता है, जिन बातों में जिक्र होता है शील्ड हीरो का वहाँ आने का और इनमें से किसी को खरीदने का। तो कुछ समय बाद शील्ड हीरोज की टीम इस तरफ बढ़ती है, जिसका इंतजार कर रही तो लड़का कहती है, हमें खरीद लो, हमें बचाओ, मैं किसी पल मर सकती हूँ। पर उसके झूठ को पहचान लेता है नाफोमी और वो बढ़ते हैं उसकी तरफ जिसके लिए वो लोग यहाँ तक आए हैं, जो खैर वही बच्चा होता है जिसको उसने पहले देखा था, जिसका नाम है फोल। तो ये स्पेशल इसलिए क्योंकि इसका स्टेटस काफ़ी ज़्यादा है। इतनी कम उम्र में इसका स्टेटस है अभी 38 लेवल पे। तो वैसे इसका रेस है वाइट टाइगर, जो अपने क्लास के अंदर लेवल 60 तक पहुंच सकते हैं और उनका क्लास अपग्रेड करने के बाद उनका लेवल 120 तक भी जा सकता है, जहाँ ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जो वैसे हीरोज़ के बाद सबसे स्ट्रांग माने जाते हैं, जिनकी कीमत होगी 120 गोल्ड कॉइन्स। तो हाँ, ये वैल्यूएबल हो सकता है, पर इसने कहा कि हमें ख़रीद लो। मतलब क्या है इसका? तो उसके साथ उसकी एक छोटी बहन भी है, जहाँ वो चाहता है कि उसको भी खरीदा जाए क्योंकि शायद वो उसके बिना सरवाइव ना कर सके। तो जो काफ़ी तक बीमार रहती है, जो अंधी है और अपने बेड से नहीं उठ पाती, जिसकी कीमत होगी सिर्फ 30 सिल्वर कॉइन या उससे भी कम। तो अब क्योंकि उसकी बहन किसी काम की नहीं है, जिसकी की कोई भी कीमत नहीं है, जिस वजह से वो जाता है अंडरग्राउंड कॉलेजियम में ताकि उसके खाने और दवाइयों का खर्चा निकाल सके। जो सब बातें कहकर वो उम्मीद करता है कि इससे शील्ड हीरो काफ़ी हद तक भावुक हो जाएगा, पर वो जानता है कि वो लोग उससे इसके बदले कमीशन भी लेते हैं। तो आगे वो उनके केज का गेट खुलवा कर अंदर जाके मिलता है उस लड़की से, जो उसके बारे में पूछ के उसे कहती है कि मेरे भाई का ख्याल रखना। पर जो वो चाहती है वो नहीं होगा, क्योंकि तभी वहाँ शील्ड हीरो उसकी बीमारी और उसके बारे में जानकर उसको स्कैन करके देख पाता है उसकी बीमारी का क्योर, जो पोर्शन होता है उसके पास मौजूद, जिसको निकाल के वो पिलाता है उसको। पर जिससे पहले नाफूमी पूछता है उसके भाई से कि क्या तुम तैयार हो सारी ज़िंदगी इस दवाई का कर्ज उतारने के लिए, जहाँ वो तैयार है हर एक कर्ज उतारने के लिए नाफूमी का। तो जिसके बाद नाफूमी पिलाना शुरू करता है उस पोशन को उस लड़की को, जिसके बाद वो काफ़ी हद तक ठीक महसूस करने लग जाती है। जो दवाई अलग अलग डोज में पिलाई जानी है उसको, जिसका एक छोटा सा डोज अभी दिया गया है इसको। तो आगे नाफूमी उसको गोदी में उठा लेता है और फैसला करता है इन दोनों को खरीदने का। जिसके बाद ये लोग पहुंचते हैं वापस गांव की ओर, और अब क्योंकि इनके पास बहुत सारे और स्लेव हो चुके हैं तो ये और रहने की जगह बनाते हैं। पर इतने लोगों के बावजूद भी इनका डिफेंस अभी भी काफ़ी कमज़ोर है, और अगर इन्हें सुरक्षित रहना है तो इन्हें अपने डिफेंस पे जल्दी काम करना पड़ेगा। और वैसे एटला हर बार के अपने नए डोज के साथ और ठीक होती चली जाती है। तो खैर आगे मेल्टी और नावो में बात करते हैं इस जगह के बारे में, जहाँ इनके पास पहले से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। तो उनके बारे में क्या किया जाए, मतलब उनका ख्याल रखना पड़ेगा और स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी जिससे ये और बेहतर कर सके। तो खैर जैन की मीटिंग के बीच में आ जाती है सैडीना, अपने हाथ में अल्कोहल लिए, जिसको रोकती है रेप्टेलिया और उसे नाराज़ हो जाती है। पर खैर आगे हम बढ़ते हैं एटला की ओर, जिसके जख्म और शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुके होते हैं। बस अब कुछ समय और लगेगा जब वो अपने पैरों पर भी चल पाएगी। अब वैसे उसके बाद वहाँ से नावो में निकलता है किसी और गांव में ट्रेड करने के लिए, जहाँ वो कहता है इन सबको अपना ख्याल रखने के लिए और एटला को ट्रेनिंग करने के लिए चलने की। तो आगे एटला प्रैक्टिस करती है चलने की, जहाँ वो चल तो नहीं पाती फिलहाल, पर वो अपने पैरों पर खड़ी होना शुरू हो जाती है। जहाँ अब से पहले वो सिर्फ बिस्तर पर लेटी रहती थी, पर वो बैठ सकती है, खड़ी हो सकती है और जल्दी वो चल भी सकेगी। पर तभी यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो गांव में आग लगा देते हैं, जो इनको दोबारा चोरी कर कर बेचने की फिराक में लगे हुए हैं। जो यहाँ मौजूद हर एक डैमी ह्यूमन को पकड़कर बेचने की फिराक में लगे हुए थे, जिससे बचता हुआ फाउल अपनी बहन को लेकर इन घरों के किनारे में छुप जाता है। तो ना जाने क्यों ये लोग इस हद तक पागल होते हैं, जहाँ पर वो वहाँ के झंडे को भी उखाड़ देते हैं जो इनके और इनके साम्राज्य की निशानी थी। तो जहाँ फाउल इस्तेमाल करने जा रहा था एक फ्लेयर का, जिसके बारे में उसको नाफूमी बता के गया था अगर इमरजेंसी आई तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर हम लोग गांव से बाहर हुए तो, जिसका इस्तेमाल करता है फाउल। पर उसे नाफूमी के अलावा कोई और बंदा भी देख लेता है, जो बाकी लोगों के साथ उन दोनों भाई बहनों को भी पकड़ लेता है। जहाँ वो एटला की तरफ बढ़ते हैं, जिसको देख के फाउल उन्हें रुकने के लिए कहता है, पर वो फाउल को पकड़ लेते हैं, जहाँ वो उनसे बचने के लिए उसके हाथ पर काट लेता है, जिसके बदले वो उसे घूसा मारता है और फाउल को पीट कर या मार कर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं बाकी लोगों के लिए कि क्या होगा जब तुम हमारे खिलाफ जाओगे। जिसके ऊपर वो अपने तलवार से वार करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर नाफो में आ जाता है, जहाँ रेप्टेलिया उनके टूटे हुए झंडे के हिस्सों को फेंक के मारती है उनकी तरफ। और फिर आगे नाफो में सबको अपने शील्ड प्रिज्म में कैद कर लेता है, जो भी उनके साथी होते हैं, और साथ में बाकी लोग
अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ सामने आते रेप्टिलिया की तलवारबाजी और साड़ीना की बिजलियों की शक्ति, दादी अम्मा के तेज तरार और कड़क वार। जहाँ नाफूमी काफी तक नाराज होता है इनके इस हमले से, जिसकी वजह से इनका काफी नुकसान हुआ है, पर उन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कितना नुकसान हुआ है इन लोगों का, और वार करने पड़ता है वो नाफूमी के ऊपर, जिसको अपने शील्ड से वो डॉच करके कैद कर लेता है अपने शील्ड प्रिज्म में, जिसमें थोड़ी देर तक उसको कैद रखने के बाद वो अपने शील्ड प्रिज्म को हटाता है, जिसके बाद रेप्टिलिया बढ़ते उसकी तरफ अपनी तलवार लिया और उसके आर्मर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, जो डर के मारे सरेंडर कर देता है, जिसको पहचान लेते रेप्टिलिया, जो वही शख्स था जिसने आज से पहले भी इनको बंदी बनाकर बेचा था, जो आगे कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा गांव खत्म हो जाएगा। पर नाफूमी को सबसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। पर तभी वहां पर कोई आती है कैपिटल की तरफ से, जो इन सब चीज़ों को देखती है। पर आगे वो देखते इस बंदे के आर्मर में बने एक निशान को, जो किसी नोबल फैमिली की निशानी है, तो इसका मतलब वो लोग उसको मार नहीं सकते क्योंकि वो नोबल फैमिली अपसेट हो जाएगी। पर नाफूमी को आता है खुराफाती आइडिया, ये लोग इनको नहीं मार सकते तो इन्हें जिंदा छोड़ना पड़ेगा, पर उसके बदले इन सबको स्लेव के तौर पे बेचेगा। जैसा वैसे यहाँ करना इलीगल है, पर इन्हें भेजा जाएगा सिल्ट वेल्ट में, जहाँ ये एक स्लेव की तरह बिक्री किए जाएंगे, जहाँ शील्ड हीरो को पूजा जाता है, और ये उपहार होंगे शील्ड हीरो की तरफ से उन लोगों को बेचने के लिए, जिसको सुनकर वो सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। पर यही होगी उनके कर्मों की सजा, जैसा होता भी है, और वो पहुंच जाते हैं उस जगह जहाँ इन्हें बेचा जाना है। पर जो काम काफी तामझाम भरा था, पर उसके बदले इन्हें एक अच्छा मुनाफा मिला, तो उन्होंने नोवेल को बेचा है। तो क्या उनके ऊपर कोई और एक्शन नहीं लिया जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करेगा बाकी लोगों के लिए कि जो भी शील्ड हीरो के गांव में हमला करेगा उसका हश्र क्या होगा, जो एक कहानी अफवाह या अपवाद की तरह हर जगह फैलेगी। और इस तरह से बिके वो नोबल स्लेव्स भी एक अच्छे दाम में बिक पाते हैं। तो वैसे आगे एटला बात करना चाहते हैं नाफूमी से कि जब उन पे हमला हुआ उस समय वो कुछ भी नहीं कर पाई, वो बस खाली तमाशा देख रही थी वहां पर, वो एक बोझ बन के उसके भाई पर। तो वो चाहते स्ट्रांग बन पाना ताकि वो अपने भाई पे बोझ ना बने और अपनी रक्षा खुद कर पाए। वैसे जो नाफूमी ने पहले ही सोच रखा है, वो यहाँ मौजूद हर एक बच्चे को अपनी रक्षा खुद करने लायक जरूर बनाएगा, जहाँ वो कहते कि हाँ मैं भी ट्रेनिंग करूंगी और मैं आपकी शील्ड बनूंगी, शील्ड हीरो। जो ये सब बोलते बोलते सो जाती है, जहाँ नाफूमी उसको उसके बिस्तर तक छोड़ता है, जहाँ वो बोलता है उसके भाई से कि ख्याल रखना इसका, दोबारा ये अकेले यहाँ तक ना आए। जिस पर वो कहता है कि मैं ऐसे रक्षा नहीं कर पाऊंगा एटला का, मुझे स्ट्रांग बनना है। तो दोनों ही भाई काफी हद तक एक जैसे ही है, जहाँ पर आगे नाफूमी कल इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, जिसके लिए वो पहले रीसेट करता है साडीना और फॉल के लेवल्स को, ताकि वो एडवांटेज ले सके नाफूमी के हीरो बफ्स के। वैसे साथ ही उसको बाकियों के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, ताकि वो सामना कर सके फिनिक्स के अटैक का। तो ये लोग किंगडम में घूम रहे होते हैं, जहाँ इन्हें दिखता है वही राजा, जो शील्ड हीरो को देख के गुस्से में आ जाता है। पर तभी वो वहाँ देखता है वो एटला को, जिसे देख ना जाने क्यों वो शांत हो जाता है और अपने घुटनों पर आकर एटला के बराबर बैठ जाता है और उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ फॉल और वो अपना नाम बताते हैं, तो ना जाने क्या कनेक्शन है इसका एटला से, जो फिर रानी को वहां तक देख वहां से निकल जाता है। जहाँ आगे एटला बताती है उसके प्रेजेंस और अपने भाई के प्रेजेंस को एक जैसा। अब जहाँ आगे ये लोग मिलते हैं रानी से और बात करते हैं किंग के उस बिहेवियर के बारे में, जिसको सुन वो देखना चाहते करीब से एटला को, और आगे बताना शुरू करती है कहानी स्टाफ हीरो के हीरोपंती की, जिसका नाम था लोग लेंसरस फरवरी। पर अपनी बहन के लिए उसने अपने नाम और देश को त्याग दिया और मेलरोमैक का एक आम सैनिक बन गया, जिसने खूब प्रसिद्धि और नाम हासिल किया। वो जो भी करता वो अपनी बहन के लिए किया करता था, जिसे दुनिया ने बार बार आजमाया। जहां बाद में उसकी बहन को किडनैप कर लिया सिल्ट बेल्ट ने, और अपनी बहन की गुमशुदगी में वो गुस्से, नफरत और बदले की भावना से भर गया, जिसके बाद उसने अपने राजा टायरन का फायोन को हरा दिया। तो इन सब कहानियों को बताने के बाद मेन मुद्दे की तरफ पहुंचती है क्वीन। तो अहम बात यह है कि इन लोगों ने ढूंढ लिया है स्पेयर हीरो मोटो यासुसामा को, जिसके साथ होगी विच नाम वाली राजकुमारी मेल्टी। तो जिसके साथ आगे शुरू होता है ऑपरेशन स्पेयर हीरो को पकड़ने का, जहाँ शायद मेल्टी को पकड़ना भी एक अहम कारण होगा। तो क्या कर रहे हैं दोनों साथ में और क्या करने वाले हैं, या फिर क्या षड्यंत्र रच रहे हैं दोनों साथ मिलकर, ये सब हम जान पाएंगे इसके अगले एपिसोड में। तो खैर वो आपके सोचते हैं कि क्या हो सकता है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के सीजन 3 के एपिसोड 4 में। अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।